अंधेरे में छुपी हर सच्चाई एक दिन उजाले की मांग करती है। स्वागत है आपका डार्क रूम में, एक ऐसा मंच जहां हम उन कहानियों को उजागर करते हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल कर दी जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो समाज की उस तस्वीर को सामने लाता है जिसे देखने से हम अक्सर कतराते हैं, पत्नियों द्वारा पतियों की प्रताड़ना। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने एक बहस को जन्म दिया, जिसके बाद देश में पतियों की प्रताड़ना के अलावा कई सनसनीखेज कत्ल तक की वारदातें सामने आईं, जिसमें मेरठ की मुस्कान के मामले ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा प्रताड़ना और हत्या के कई मामले सामने आए, जिसमें सीधे तौर पर पत्नियां शामिल रहीं। इस कड़ी में सामने आया लखनऊ के अमरजीत सिंह का मामला। क्या हमारा कानून, हमारी अदालतें और हमारा समाज वास्तव में हर पीड़ित की सुनवाई करता है? आज हम उन्हीं अनकहे सवालों का सामना करेंगे। नमस्कार, मैं सैयद आकिल और आप देख रहे हैं खास शो द डार्क रूम। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो डार्क रूम में। सबसे पहले आप करते क्या हैं? इस टाइम मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस था जो कि इस मुकदमेबाजी की वजह से सब बर्बाद हो गया। क्या बिजनेस था? हमारा खराद मशीन का काम था जो मैंने बचपन से अपने पापा से सीखा था। पापा जी की फैक्ट्री थी तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया था। जैसा कि आपने अभी सुना कि आज माहौल कहाँ पहुँच गया, घरेलू रिश्ते किस कदर बिगड़ चुके हैं, उसी से पीड़ित आप भी रहे हैं और लंबा संघर्ष आपने किया है। करीब 21 साल आपको हो गए संघर्ष करते हुए। शादी के 21 साल हो गए, उसके बाद लगातार संघर्ष करते हुए हो गए। मामला बिगड़ना कहाँ से शुरू हुआ? हमारी शादी 2004 को हुई थी और मैंने अपना जो भी मेरी पर्सनल लाइफ थी उसमें अच्छे से मैंने बच्चों को साथ दिया और मेहनत करके मैंने जीवन के संघर्ष करते हुए मैंने अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदी और वाइफ के लिए भी खरीदी। गलती सिर्फ यही हो गई कि मैंने अपने से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर खरीद दी और वही हमारी ज़िंदगी की बर्बादी का कारण बन गया। और उसके बाद मुझको भरोसा था कि न्यायालय जो है वो मुझको जरूर न्याय देगा, लेकिन जब न्यायालय आज पहुँचे हैं तो मुझे पता लगा कि न्यायालय में न्याय मिलता ही नहीं है। बात न्यायालय तक पहुँचने की नौबत कैसे आई? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत करीब करीब 2014 से हुई और 2013 में जब मेरी वाइफ, मैंने वाइफ के नाम से 2 प्रॉपर्टियाँ खरीदी थी। मेरी वाइफ एक प्रॉपर्टी बेच के चली गई और वहाँ जाकर हम भी उसको बुलाने गए, लेकिन जब हम वहाँ गए तो उसने आने से मना कर दिया और उसके बाद उसने मुकदमे कर दिए। लखनऊ आने के बाद मैंने एक सेक्शन 9 का मुकदमा किया। मुकदमे का संबंध जब उनको मिला होगा उसके बाद उन्होंने 125 का मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। 125 क्या होता है? ये मेंटेनेंस का मुकदमा होता है जिसमें पत्नी एक अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और माता पिता भी अपने बच्चे से भरण पोषण की राशि मांग सकते हैं। अगर हम बात करें, ये पत्नी प्रॉपर्टी बेच के चली गई, इससे पहले ये नौबत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हुई है 2011 में। 2011 में वाइफ के नाम पे जो 2 प्रॉपर्टियाँ थीं उस पे लोन लिया गया। किसने लिया? हम दोनों ने साथ ही लिया, और क्योंकि प्रॉपर्टी दोनों वाइफ के नाम पे थी और उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, सारी इनकम हमारी थी, तो वाइफ की इनकम लगती है तो उसमें हम भी थे, दोनों के नाम से ज्वाइंट हुई। और एक प्रॉपर्टी पे 8 लाख रुपए और दूसरी पे 14 लाख का होगा और हमें 5 लाख रुपये होम लोन बनाने के लिए मिले। 13 लाख रुपए उनको मिले और एक मेरे नाम की जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाकर उसको बेच के अपने नाम से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदवा दी। तो उस दूसरी जो मैंने अपने नाम की प्रॉपर्टी बेची थी उसके और एक मैंने लोन लिया था, कुल मिलाकर मेरे पास 2011 में लगभग 21 लाख रुपए मेरे पास आया। अब 21 लाख में उनकी जो मायके वाले थे उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है हमको 10 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि हमारे ससुर जी जो हैं वो 2013 में रिटायर हो रहे थे और वो सरकारी मकान में रहते थे। उन्होंने हमसे कहा कि मकान जो है
जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बना सकें। तो वाइफ की दोनों प्रॉपर्टी से 13 लाख रुपए जो मिले थे, तो वाइफ हमारे से अकड़ गई कि अगर हमारे पापा जी की मदद करिए आप, तो मजबूरी में मुझे 10 लाख रुपए उनको देने पड़ गए। तो उधार देने पड़े। हाँ, उधार लेने। और उन्होंने कहा कि जब 2013 में जब वो रिटायर होंगे तो उनको जो पैसा मिलेगा वो हमको वापस कर देंगे। मैंने भी कहा चलो जहाँ इतना है, चलो 2 साल की बात है, संघर्ष तो हम भी कर रहे थे। लोन तो तभी लिया गया ना जब हालत खराब ठीक नहीं थी इतने। उसके बाद उन्होंने पैसा लेके, और बहुत चालाकी से उन्होंने सारा पैसा मेरे द्वारा ही बैंक के अकाउंट से निकलवाया और यहाँ से कैश लेके गए हैं। मैं उस वक्त इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इसके पहले 2011 के पहले मेरे ससुर जी का ऑपरेशन भी हुआ था बिलासपुर में, जहाँ पर कि अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था, जहाँ पर भी मैंने लखनऊ से जाके बिलासपुर लगभग 700-800 किलोमीटर है, जाकर मैंने 1 यूनिट ब्लड भी दिया है। तो मैं तो उनको अपने परिवार की तरह मानता था, लेकिन उन्होंने मेरे पीठ पे छुरा भोंका। और जब 2013 आया और जब रिटायर होने की बात हुई, और उसके बाद 2013 में ही, जुलाई 2013 में उन्होंने रिटायर होना था, और ये फरवरी 2013 में प्रॉपर्टी को सेल करके चली गई मिसेज आपकी। मिसेज। और उसके बाद वो वहाँ पर आई हैं। जब हम उनके गए हैं लेने के लिए तो वो आने से मना कर दिया। जब मना कर दिया फिर हम वापस आ गए, बहुत डिप्रेशन में थे। मना क्यों कर दिया? नहीं आएंगे, क्योंकि पैसा देना था उनको 10 लाख रुपए। उसके पीछे और भी कोई 10 लाख रुपए उनको मेरे वापस करने थे, प्लस जो प्रॉपर्टी के पैसे थे वो भी वापस करने थे। नहीं तो प्रॉपर्टी के पैसे अगर वापस करने थे तो कोई इतना आसान नहीं होता किसी रिश्ते को ख़त्म कर देना। बच्चे जिनके लिए पैसा ही सब कुछ हो, उनके लिए रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता है। अगर उनको रिश्ते निभाने होते तो ये सब काम ही नहीं करते वो लोग। उन्होंने सब प्री प्लानिंग काम किया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आपको कब लगा कि ये रिश्ता नहीं अब एक जंग बन गया है? सही बात तो ये है कि मैंने रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश की है। जब मुकदमेबाजी शुरू हो गई उसके बाद आपने शायद आज तक दुनिया में नहीं सुना होगा कि मुकदमेबाजी के बाद एक पति ने अपने पति के नाम के लोन पे पैसा जमा किया हो। मैंने जमा किया है अपने रिश्ते बचाने के लिए, अपने परिवार बचाने के लिए। 2014 में वो यहाँ पे मेरे ऊपर पहला मुकदमा किया, 2015 में दूसरा मुकदमा किया, और उसके बाद मैंने 2016 में अपने नाम की प्रॉपर्टी को बेचकर उनकी नाम की प्रॉपर्टी को पे मैंने लोन किया, जमा किया 2019 तक। मुकदमे चलते रहे, लोन आप जमा करते रहे उनके नाम के, और इस दौरान लगभग 6 लाख रुपए मैंने लोन जमा किया। 2018 में मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। वो जो फैक्ट्री का मशीन बिकने का जो मुझे 3 लाख रुपया मिला था, उसी महीने मैंने 35,100 रुपया 3 महीने की किस्तें बैंक की जमा की एक साथ, सिर्फ इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चे आ जाएंगे, मेरी वाइफ को समझ आ जाएगी और वो वापस आ जाएगी। लेकिन कितने साल तक इंतज़ार किया आपने? आज तक किया, और आज से 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई है। जिस पैसे के लिए वो लड़ रही थी, और मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद की और अपनी भी बर्बाद की। और एक छोटी सी और ईगो थी, हम झुकेंगे नहीं। मैं 3 बार उनके घर गया और तीनों बार उन्होंने आज से मना कर दिया। किसकी ईगो थी हम झुकेंगे नहीं? उन्हीं लोगों की। नहीं तो आप उनके घर गए थे तो ईगो उनका ख़त्म हो गया। वहाँ पर उन्होंने ये हमारे बारे में फैलाया कि मैं शराब पीता हूँ, मैं वाइफ को मारता हूँ, मैं अंडा मीस खाता हूँ। अब सबके सामने वो बात, उस चीज़ को, अब हम जा रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं, और वहाँ पर हम 10 साल से जा रहे थे, लोग देख रहे थे कि ये बंदा कैसा है। तो उन सबके सामने भी वो नहीं आ रहे थे। मैं 3 बार कोशिश की और तीनों बार उन्होंने हमको मेरे साथ आने से मना कर दिया। और जब उनको लगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरे को सपोर्ट करेंगे और उनकी बेइज्जती होगी, उसके बाद उन्होंने सामने आना ही बंद कर दिया। कहते हम नहीं आएंगे, अब कोर्ट में होगा जो कुछ भी होना है। एक बात समझ में नहीं आई, कोई परिवार अपनी लड़की की शादी कहीं करता है, मान लो उन्होंने आपके साथ शादी की, उसके बाद 10 लाख रुपए उधार लिए, 10 लाख रुपए अदायगी के लिए कोई अपनी बेटी का रिश्ता कैसे ख़राब कर सकता है, घर कैसे बर्बाद कर सकता है? आपको
जानकर हैरानी होगी, ये 10 लाख रुपए आज के नहीं हैं, 2011 के हैं। अगर आज की वैल्यू जोड़ी जाए तो लगभग 25 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। 25 लाख मान लें। जिन लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो, उनके लिए रिश्तों की मायने नहीं रखते। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। क्या क्या आरोप लगे आप पर? मेरे ऊपर आरोप लगाया कि शादी में 5 लाख रुपए उन्होंने दिए, 5 लाख नगद दिए। एक जगह कहा कि जेवर, शादी का खर्चा और नगद मिला के 5 लाख रुपए दिए गए। कहाँ कहा? कोर्ट में। कोर्ट में। और दूसरी जगह कह रहे हैं सारे खर्चे होने के बाद इनको 5 लाख रुपए नगद दिया गया। कितना बड़ा झूठ। नहीं, दूसरी जगह क्या, दूसरे मुकदमे में ये कह उसी रहे हैं? में उसी में ही आवेदन में कुछ और कहा गया और क्रॉस होता है, क्रॉस में कुछ और कहा गया, क्योंकि झूठ सामने आता ही है। कितने मुकदमे हुए आप पर? मेरे ऊपर 2 मुकदमे हुए, एक 125 का हुआ, एक घरेलू हिंसा का हुआ। उसके बाद जब दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, वाइफ ने घर से जाने के कोर्ट में 4 कारण बताए। पहला कारण बताया कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माताजी मेरे ही घर पर थी। दूसरा बताया कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माताजी लखनऊ के गुरुद्वारे में थी। और तीसरी जगह बताया गया कि जब उसको घर से निकाला गया, घर से निकाले जाने के बाद उसने अपने मायके वालों को फ़ोन किया और तब उसके बाद में उसकी माताजी लखनऊ आई। बाद में लखनऊ आई, मतलब उस वक्त लखनऊ में भी नहीं थी। और चौथी जगह कहा गया कि जब उसको घर से निकाला गया उसके बाद उसके माता और पिता दोनों ने मेरे आगे हाथ पैर जोड़े और मुझे समझाया। ये है बात 27 जून 2014 की। और खुद क्रॉस में कह रही हैं जून 2014 में उसके पिताजी लखनऊ आए ही नहीं है। जब उसके पिताजी लखनऊ आए ही नहीं तो उन्होंने कब मेरे आगे हाथ पैर जोड़े? यानी झूठे एविडेंस तैयार किए जा रहे हैं और कोर्ट इस सब चीज़ों को नहीं देख रही है। मैंने हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ को प्रूफ किया, जो मैंने कारण अभी बताए हैं जस्टिस आलूवालिया जी की कोर्ट में। ये सारी चीज़ें मैंने एविडेंस के तौर पे सारी दिखाई और उन्होंने देखी भी है रिकॉर्ड पर कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर होने के बाद भी उन्होंने मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया और वाइफ के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। किसके पास रहते हैं? बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बच्चे इस वक्त ना मेरे पास हैं और ना ही अपने ननिहाल में हैं। कहाँ है? बेटा अलग रह रहा है और बेटी अलग रह रही है। बेटी का मेरे पास कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। बेटे का है, बेटे से मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे मेरी बेटी से बात करवाओ, लेकिन वो मुझको उसका नंबर नहीं देता है। हाँ, 2-3 बार उसने मेरी बात करवाई है, लेकिन इधर लगभग 7-8 महीने से 7 महीने से उसने मेरे को बेटी से कोई बात नहीं करवाई है। मतलब बच्चे भी आपके खिलाफ? बच्चे, अब जो बच्चे लगभग 10 साल अलग रहे हैं और जो ननिहाल जो पैसे के लिए मरा जा रहा है, क्या वो मेरे बारे में बच्चों के दिल में कोई अच्छी बात छोड़ रहा होगा? आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा परिवार बहुत बड़ा है। हम 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। माता पिताजी खत्म हो गए। पिताजी मेरी शादी से पहले ख़त्म हो गए थे और माताजी अभी 2 साल पहले कभी आपके परिवार ने, उनके परिवार ने पंचायत करके मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, हमने बताया, हम लोग गए थे, हम गए थे, मेरी मम्मी गई थी, तो मेरी 2 बहन गई थी। उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। शादी अरेंज हुई थी? हाँ, शादी के बारे में भी आपको बता दूं, अरेंज शादी हुई थी। और मेरी शादी भी बिल्कुल अजीब तरह की है कि मेरे चाचा जी ने मेरा रिश्ता करवाया था और शादी से पहले हमारे ख़ानदान में से कोई भी लड़की घर तक नहीं गया देखने के लिए। ऐसी मेरी शादी हुई। लड़की ने यह बात खुद क्रॉस में कही है। हो सकता है आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लड़की ने खुद कहा है कि शादी से पहले मेरे परिवार से कोई भी उनके यहाँ नहीं जाते थे। ऐसा हो सकता है कभी? सुना का आपने अब कभी कि एक तरफ से कह रहे हैं कि ये दहेज मांग रहा है, लालची है, हम उनका घर तक नहीं देखने गए कि आप कोठी में रह रहे हो कि सड़क पर रह रहे हो, फुटपाथ पे रह रहे हो। दहेज मांगने का आरोप लगाया, डाउरी एक्ट तो दर्ज नहीं हुआ? क्योंकि शादी के 10 साल बाद लगा है तो जनरली लगभग ये होता ही है कि ये झूठा है। तो 10 साल बाद उन्होंने ये कहा है। 10 साल तक एक कंप्लेन नहीं करी है। और सबसे बड़ी चीज़, क्रॉस में खुद कह रही हैं कि उसके पापा शादी के 10 साल तक सिर्फ एक बार लखनऊ आए। जिसके पिताजी 10 साल में सिर्फ एक बार आए हों, क्या उस लड़की को मारा पीटा जाता होगा?
और अगर मारा पीटा भी जाता है और उसके माता पिता नहीं आते तो जल्लाद कौन हुआ? वो माता पिता हुआ कि जो अपनी लड़की को मरता हुआ देख रहे हैं वो, कि जो मार रहा है वो? ये साबित करता है कि हमने उसको एक थप्पड़ भी नहीं मारा होगा। और खुद उसने क्रॉस में कहा है कि उसको आज भी याद ही नहीं है कि हम लोग उसको क्या कहते थे। अगर आज मैं आपको एक गाली दे दूं, आप सारी जिंदगी याद रखोगे कि इस बंदे ने ये गाली दी। और अगर उस महिला को रोज उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है और कोर्ट में वो कहती है मुझको याद ही नहीं क्या कहते थे। इस सबको रिकॉर्ड पे, ऑन द रिकॉर्ड है। आपके ऊपर जब मुकदमे दर्ज हुए तो आपने कैसे संभाला खुद को? हालात बहुत ख़राब थे। मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की और तीनों बार मुझे भगवान ने बचाया। और उसके बाद मैंने ठान ली कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन आत्महत्या नहीं करूंगा। क्यों करूं मैं आत्महत्या? ऐसी नौबत कब आई कि आपको ये लगा कि देखिए, इनको- हालात बहुत खराब। जो शुरू में जब ऐसा होता, मैं कोई इतना स्ट्रॉन्ग शुरू में नहीं था। जो भी आदमी ईमानदार होता है वो जब उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं तो उसका दिल बहुत टूटता है। उसको लगता है कि अब इस दिन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी, अपने आप को संभाला। और उसके बाद एक बारी तो मैंने साइकेट्रिक को दिखाया क्योंकि मेरे हालात बहुत ख़राब होते चले जा रहे थे और मैं अकेला रहता था। फिर उसके बाद धीमे धीमे मैंने अपने आप, क्योंकि मैं गुरुद्वारे से जुड़ा था, जाता रहता था, वहाँ भी मुझको बहुत हिम्मत मिलती थी। और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। मेरे हालात कितने भी बुरे हो जाएं, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। और मैंने ज़िंदगी में ऐसा भी समय देखा है जब मैंने सिर्फ एक 5 रुपए का बिस्किट खा के मैं सोया हूँ, लेकिन तभी मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तो कम से कम एक 5 रुपए का बिस्किट खा के सो जा रहा हूँ। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सो रहे हैं। कभी आपने बच्चों की कस्टडी के लिए नहीं कोशिश की? बच्चों की कस्टडी के लिए मैं जानता हूँ कि मैं, क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी टाइम से रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझको मुकदमे देखते हुए, और मैंने देखा है कि कस्टडी मिलती नहीं पति को, पिता को नहीं मिलती है। रेयर केस, कहीं हज़ारों में एक आध केस अगर कोई मिल गया। अदरवाइज अभी सुभाष जी का केस देख लीजिए, उनके मरने के बाद भी उनके फैमिली को नहीं दिया जा रहा है। और मुझको पता है कि अगर कस्टडी का केस मैं डाल दूंगा तो उसका भी खर्चा मुझको ही उठाना पड़ेगा। और वो भी कस्टडी का केस कहाँ डालना पड़ेगा? जहाँ बच्चे रहते हैं वहीं डालना पड़ेगा। और उसके बाद भी कोर्ट ऑर्डर करती नहीं है, और तब तक बच्चे जवान हो जाएंगे। उसके बाद तो अगर वो ऑर्डर कर भी देती तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको थाने के चक्कर कितने लगाने पड़े? पुलिस का सामना कितना करना पड़ा? सर, थाने का चक्कर तो मुझे नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि मेरा 125 का केस था, तो सीधे कोर्ट से समन आया। तो मैं वकील साहब के पास गया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको यहाँ से रिप्लाई बना कर दे देते हैं, वहाँ ले जाकर लगा दीजिएगा। क्योंकि हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट को FIR वगैरह कोई नहीं हुई थी, तो इसलिए हमारा पुलिस थाने से मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा है। तो वकील साहब ने जवाब बना दिया था। हम पहली डेट पे चले गए थे, जाके पहली डेट पर रिप्लाई लगा के हम चले आए थे। और आने के बाद मेरे हालात ख़राब थे, तो मेरे यूरिन में ब्लड आ गया, मुझको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, 3 दिन मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा, कमजोरी आ गई और नेक्स्ट डेट हुई तो हम नहीं जा पाए। फिर धीमे धीमे करके सब केस चलते रहे। आपको कब महसूस हुआ कि आपको पुरुष होने की सज़ा मिल रही है? जब मैं कोर्ट गया, मतलब मुझको इतना भरोसा था कोर्ट पे कि कोर्ट से हमेशा सच की जीत होती है। ये हम लोगों ने सुना है, टीवी पे देखा है, ऐसा मानते आ रहे थे। होती है अमूमन, तो सच की ही जीत होती है कोर्ट में। लेकिन जब मैं कोर्ट गया और इतने सारे झूठ कोर्ट में होने के बावजूद, रिकॉर्ड पे होने के बाद भी नहीं सुना जा रहा था, तब मुझे लगा कि वास्तव में शायद आज के टाइम पर एक पुरुष होना एक बहुत बड़ा अपराध है। और अगर मैं तो कहता हूँ न्यायालय से कि वास्तव में अगर उनको लगता है कि एक जो पुरुष है वो बलात्कारी ही होता है, दहेज लोभी ही होता है, तो एक आदेश पारित कर दीजिए कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा हो, लड़का हो, तो वही मार दिया जाए, क्योंकि दूसरा कोई बलात्कारी ना हो।
दूसरा कोई दहेज लोभी ना हो। अगर कोर्ट के ऑर्डर देखें तो लगभग 70 to 80% दहेज के केस झूठे होते हैं। तो उन लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्या लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि उनको झूठे मुकदमे में सालों तक करा जाए? और यही इसी वजह से जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उन लोगों के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ना कोर्ट कार्रवाई कर रही है और ना ही कानून बना है कोई। और कानून जो बना है तो उसमें आप फिर अगर उनको सजा दिलानी है तो आप फिर से उनके ऊपर दोबारा केस कीजिए, तब वो आप सालों तक लड़िए। आप पहले मुकदमे में आधी जिंदगी से ज़्यादा बिता दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप दोबारा सजा दिलाने के लिए मुकदमा करेंगे तो वो तो पूरी जिंदगी निकल गई आपकी। आप अदालतों के कामकाज से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कोर्ट पे जितना मेरे को भरोसा था शायद किसी को नहीं होगा। सभी को होता है कोर्ट पे भरोसा। और मैं यहाँ से लखनऊ से 650 किलोमीटर दूर जाता था और सीधी ट्रेन नहीं कोई। कहाँ जाते थे आप? शहडोल। यहाँ से लखनऊ से कटनी पकड़ के ट्रेन जाते थे, कटनी से दूसरी ट्रेन पकड़ के, हाँ मध्य प्रदेश, कटनी से पकड़ के शहडोल जाते थे। उसके बाद फिर वापसी में 4 घंटे बाद फिर वहीं से ट्रेन पकड़ के फिर वापस आते थे। लगभग 40 घंटे की जर्नी गुजारी मेरी। अदालतों में कब कब क्या क्या हुआ? अदालतों में शुरू में तो मुझे लगा कि शायद सुनवाई होती है, क्योंकि जब सेशन कोर्ट ने मेरी पत्नी के खिलाफ ऑर्डर पास किया, लोअर कोर्ट में मैंने आवेदन दिया कि पत्नी ने कोर्ट पे झूठ बोला है और उसके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन लोअर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मैं सेशन कोर्ट गया, सेशन कोर्ट में मैंने खुद बहस की, जबकि मैं कंडीशन में नहीं था, लेकिन मैंने उस दिन बहस की और मुझे सफलता मिली और कोर्ट ने मेरी वाइफ के खिलाफ कोर्ट में झूठ बोलने की जांच करने का आदेश पारित किए, जिससे कि उसके खिलाफ 2 मुकदमे लगे CRPC 340 के अंतर्गत। लेकिन इस न्यायालय की प्रक्रिया का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि 2018 से लेकर 2023 तक उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। एक आवेदन के जवाब के लिए उसे 16 महीने, 19 महीने और 38 महीने तक का समय दिया गया। 38 महीने, 38 मंथ। सोचिए 38 मंथ एक आदमी 650 किलोमीटर जा रहा है, 650 किलोमीटर आ रहा है, क्या जिंदगी है उसकी? और डेट कौन दे रहा है? कोर्ट दे रही है। और उसके बाद 38 महीने बाद कहा जा रहा है कि हम जवाब ही नहीं देंगे। जब जवाब ही नहीं देना तो 38 महीने तक का समय देने की क्या जरूरत थी? सब रिकॉर्ड पे है। तो आप खुद बताइए कि एक आदमी कहां जाए? हम लोअर कोर्ट गए, लोअर कोर्ट ने हमारे खिलाफ अपने ऑर्डर में झूठ लिख के ऑर्डर पास कर दिया। किस मजिस्ट्रेट को इस देश के संविधान ने झूठ लिखकर आदेश पारित करने की पावर दी? हमें यह बताई जाए। आप अदालत के खिलाफ भी अदालत गए हैं? और उसके खिलाफ मैं सेशन कोर्ट गया और सेशन कोर्ट के जज साहब ने भी उसी झूठ को और झूठ पक्का करके उसको आगे भेज दिया। क्या न्यायपालिका है? क्या प्रूफ है न्यायपालिका? मेरे पास रिकॉर्ड है, एविडेंस है सारे मेरे पास है। क्या सबूत है? पहली चीज कि कोर्ट ने, जो मैं कह रहा हूं, कोर्ट ने झूठ बोला, झूठ लिखा ऑर्डर शीट में। इसमें लिखा है कि इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा आवेदिका एवं उसके साक्षी के प्रति परीक्षण में पति होने व बच्चे होने के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई। और इसमें लिखा है हमने हाई कोर्ट में पिटीशन जो डाली थी आर्टिकल 227 में, जो अभी थोड़े दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने खारिज कर दी है, उस याचिका के पेज नंबर 171 पे ये लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जिसकी कॉपी में मैं दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको लगा दीजिएगा। इसमें कहा है कि आवेदक गण की ओर से आवेदिका साक्षी आवेदिका कुलवंत कौर एवं इंद्रजीत के कथन कराए गए। अब इसमें इंद्रजीत सिंह के कोई कथन है ही नहीं रिकॉर्ड पर। अब आप बताइए, इंद्रजीत सिंह का कथन ही कोर्ट में इंद्रजीत सिंह ने बयान दिया था। मैंने कोर्ट में कहा कि इसका क्रॉस करवाया जाए, मैंने खुद कहा, आवेदन दिया, रिटर्न में आवेदन दिया। कोर्ट ने उस आवेदन को उस आवेदिका से पूछा कि आप इनका क्रॉस कराएंगे नहीं कराएंगे? आवेदिका ने मना कर दिया, हम इनका क्रॉस नहीं कराएंगे, और कहा कि इनके बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। पूरी प्रोसीडिंग हुई, कोर्ट ने ऑर्डर किया, ऑर्डर शीट पे लिखा कि इंद्रजीत सिंह के कथन को रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है। क्यों? ये
आवेदिका के ऊपर होता है कि वो उसका साक्ष्य कराए या ना कराए, वो उसकी मर्जी होती है। अब क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अगर साक्ष्य उनको गवाह को बुलाया जाएगा तो वो भी झूठ बोल देगा, क्योंकि मैं खुद सवाल कर रहा था, क्रॉस मैंने खुद किया, मेरे वकील साहब ने नहीं किया था, और मुझको पता है कि फिर मैं तो सच बात निकलवा लूंगा ना, मुझको पता है सच क्या था और मेरे पास सारी एविडेंस है। और इसके पहले आवेदिका का भी क्रॉस हो चुका था, उसमें बहुत सारे झूठ निकल के आए उनके, और अपने ही उसको कमजोर करने के लिए, उसको अपनी कमजोरी को बचाने के लिए उन्होंने जो गवाह था उसके क्रॉस को हटा दिया वहां से, सॉरी उसके बयान को हटा दिया, जिससे कि उसका क्रॉस ही ना हो। तो जब उसका क्रॉस ही नहीं हुआ है, रिकॉर्ड पर ही नहीं है, तो आप कैसे लिख रहे हो कि उसने गवाह ने उसके पक्ष में बात कही है। और सेशन कोर्ट के जज साहब, उन्होंने भी, एक सेकंड में बता रहा हूं आपको, पेज नंबर 204 है, इसमें लिखा है कि उक्त साक्ष्य का समर्थन उत्तरवादी क्रमांक 2 श्रीमती कुलवंत कौर के भाई इंद्रजीत सिंह आवेदिका साक्षी 2 ने भी किया है। साफ साफ कह रहे हैं कि समर्थन तो तब होता है ना जब उसने क्रॉस दिया हो, उसका बयान रिकॉर्ड पर हो। जब उसका है ही नहीं तो आप कैसे दे रहे हो? इतना बड़ा झूठ, जो चीज रिकॉर्ड पर ही नहीं है। इसका साफ एक समझ में आता है कि कोर्ट में सिर्फ जज साहब एक पैटर्न बना रखा है उन्होंने, कि क्या पैटर्न है, उसी पैटर्न के हिसाब से वो ऑर्डर पास करने हैं, क्या रिकॉर्ड पे है कुछ नहीं देखना है। हमने कोर्ट में वाइफ द्वारा बोले गए झूठों को सारा रिकॉर्ड पे रखा है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये सुप्रीम कोर्ट जी के 2 जजमेंट हैं, उसकी सिर्फ 2-3 लाइनें मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और लोअर कोर्ट मनमाने तरीके से काम कर रहा है। एक जजमेंट है एसपी चंगलवरैया नायडू वर्सेस जगन्नाथ, 27 दिसंबर 1993 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत मशहूर जजमेंट है। इसमें कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, ये पैरा नंबर 7 के लास्ट 5, पैरा नंबर 5 के लास्ट में है, साफ साफ कह रहे हैं, वी हैव नो हेजिटेशन टू से दैट ए पर्सन हुज केस इज बेस्ड ऑन falsehood हैज नो राइट टू अप्रोच द कोर्ट। He can be summarily thrown out at any stage of litigation। साफ साफ कह रहे हैं, अगर किसी आदमी का केस झूठा है तो उसको किसी भी स्टेज पर कोर्ट से बाहर कर देना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि आप उसका ट्रायल करिए, पूरा ट्रायल से पहले ही अगर वो साबित हो जाए। झूठा केस सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, अगर केस झूठा है तो किसी भी स्टेज से उसको बाहर कर दिया जाए। सवाल तो यही है कि कोर्ट में जाता ही केस इसलिए है कि झूठा है या सच्चा है। झूठा है सच्चा है, ये कोर्ट को देखना होता है। कोर्ट को भी ये पावर होती है कि शुरू में ही अगर उसको नजर आ जाता है कि ये केस झूठा है तो वो वहीं पर उसको खारिज करने की पावर है उसको, लेकिन कोर्ट नहीं कर रही है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं बार बार, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मुकदमों की संख्या कम हो और लोगों को जल्दी न्याय मिले। लेकिन लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट चाहते ही नहीं है कि मुकदमों की संख्या कम हो। अब दूसरा जजमेंट मैं दिखा रहा हूं, मतलब आप उसमें भी कह रहे हैं, ये बहुत ही मशहूर जजमेंट है। ये है कि दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये यूपी का 3 दिसंबर 2009 का है। पहले ही पैरा में कह रहे हैं, द कोर्ट हैव टाइम टू टाइम इन्वॉल्व न्यू रूल्स एंड इट इज now well established that a litigant whose attempt a pollute the stream of justice or who touch the pure fountain of justice with tent in hand is no intent to any relief, interim or final। साफ साफ कह रहे हैं कि उसको इंटरिम भी नहीं देने की जरूरत है, फाइनल तो बात की बात है, उसको इंटरिम ही नहीं देना है झूठ बोलने वाले आदमी को। प्रूफ कैसे हो कि झूठ बोल रहा है? प्रूफ तो हो ही है ना, तभी तो कहा है ना उन्होंने। क्या इसका मतलब है क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं कि प्रूफ कैसे होता है? भाई आपकी जो भी आपकी याचिकाएं गई, जो भी आपने आवेदन दिए, आवेदन पे कोर्ट ने लगातार जजमेंट दे दिए, आपने अपने जजमेंट लिखा दिए, आप दौड़ते रहे, तमाम सबूत लिए रहे, लेकिन
फैसला जस का तस रहा, जस का तस लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, रिलीफ आपको नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। आपको मैंने बताया कि 2016 में सेशन कोर्ट ने 340 का जो वाइफ के खिलाफ ऑर्डर पास किया। अगर वाइफ के खिलाफ झूठ नहीं होता तो मेरी पिटीशन सेशन कोर्ट खारिज कर देते ना। उनको भी नजर आया कि झूठ है इसमें, तभी तो उन्होंने अलाउ करी कि ये क्या कम बड़ा सबूत है। एक सेशन कोर्ट के जज साहब अगर ये कह रहे हैं कि भाई उनको नजर आ रहा है कि इसमें झूठ है, और वो भी एक महिला के खिलाफ अगर ऑर्डर कर रहे हैं, तो कितना बड़ा दिल होगा उनका। आज के टाइम पर महिला के खिलाफ जल्दी कोई आप दिखा दीजिए कितने ऑर्डर पास होते हैं। और अगर उन्होंने ये लिखा है, कह रहे हैं कि महिला के खिलाफ जांच की जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, और बहुत बड़े सबूत होंगे तभी उन्होंने कहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि उस दिन बहस मैंने स्वयं कोर्ट में करी थी, और उनको भी लग गया होगा कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो ये बंदा हाई कोर्ट तक जरूर जाएगा, और उन्होंने मेरे फेवर में ऑर्डर किया। और ये 2016 की बात है। 2016 में मैंने लगाई थी और 2018 में ऑर्डर आया था वो। और 2018 में ऑर्डर आने के बाद उस मेरी वाइफ के खिलाफ 2 केस दर्ज हुए। वाइफ के खिलाफ दर्ज हुए? हाँ, कोर्ट के थ्रू? हाँ, कोर्ट के थ्रू, क्योंकि सेशन कोर्ट का ऑर्डर था। किस किस धाराओं में? सीआरपीसी की 340 एक धारा है, उसके अंतर्गत ये लगता है, उसमें जांच की जाती है, और उस जांच के बाद ये डिसाइड होता है कि इनको ये दोषी है कि नहीं दोषी है। अगर जांच में पाए दोषी नहीं तो खारिज हो जाती है, और दोषी होती तो फिर उसमें सजा का प्रावधान है। उसमें जांच हुई है? जांच हुई। मैंने बताया ना कि 38 महीने तक उसमें एक आवेदन के लिए उसको डेट पे डेट दी गई, 38 महीने तक। और 38 महीने बाद वो कह रहे हम जवाब नहीं देंगे। इस तरह से तो एक आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है कोर्ट के थ्रू। 38 महीने तक कोई एक जज साहब नहीं थे। एक जज साहब 1.5 या 2 साल या मैक्सिमम 2.5 साल तक रहते, उसके बाद उनका ट्रांसफर होना तय है। और जब ऑर्डर शीट पे ही झूठ लिखा जा रहा है, ये मजाक तो कोर्ट का ये बना रखा है कि मैंने कोर्ट को ईमेल तक नहीं भेजा, और कोर्ट ऑर्डर शीट में लिख रही है कि मैंने ईमेल भेजा। आपकी लड़ाई सिस्टम से है, अदालत से है, ससुराल से है, किससे है? भाई ससुराल से फिलहाल शायद मेरी बात कुछ लोगों को हजम हो या ना हो, मेरी लड़ाई ससुराल से नहीं है। मेरी लड़ाई गंदे लोगों से है, भ्रष्ट लोगों से है। वो चाहे ससुराल के हों, चाहे जो शिक्षक हो, या किसी भी धर्म जाति के हों, उससे है। अगर गलत लोग इस देश में हैं, जहां पर भी होंगे वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, जहां भी भ्रष्ट लोग होंगे। और न्यायपालिका में इतना भ्रष्टाचार मैंने, और सबसे बड़ी चीज मैं आपके चैनल के थ्रू एक चीज मांग ये भी करता हूं कि कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होती है लोअर कोर्ट में, उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी आज के टाइम पे जरूरी कर दी जाए, क्योंकि वही सबसे बड़ा सबूत होता है कि कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं हाई कोर्ट 2 बार ही गया, दोनों बार हाई कोर्ट ने ये देखने के बाद कि लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट ने गलत पास की ऑर्डर, उनके खिलाफ नहीं की कार्रवाई, और मेरी पिटीशन खारिज कर दी। अगर ये मैं बात कह रहा हूं तो किस दावे से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग का लाइव वीडियो है। अगर वो वीडियो मेरे पास नहीं होता तो दुनिया की कोई ताकत ये नहीं मानती कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। आपको डर नहीं लगता आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किस चीज़ का होगा? सच बोलने का। कोर्ट के खिलाफ आप बोल रहे हैं, कोर्ट के अदालतों के फैसले पर सवाल आप उठा रहे हैं। आपको बता दें, एक एक्ट बना हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसकी धारा 5 है, जिसमें कहा गया है कि निर्णय आने के बाद उस पर अपनी बात रखने का आपको अधिकार है, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे नहीं आता है। और क्यों आएगा मेरे ऊपर? मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं कह रहा हूं कि एक हाई कोर्ट के जज साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? एक हाई कोर्ट के जज साहब झूठ को जानबूझकर देखकर अनदेखा कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है उनको कि वो उस कुर्सी पे बैठे? क्या उनको इसीलिए कुर्सी पे बैठाया गया है कि वो झूठ को देख कर अनदेखा करें? हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलूवालिया साहब जी के सामने मैंने अपनी वाइफ के इन 4 झूठों को कोर्ट में साबित किया।
क्या उनका उनका फर्ज ये नहीं बनता था कि वो एक लाइन लिख देते कि पत्नी ने झूठा केस किया है? उनको नहीं लगा होगा झूठ है? 4 झूठ नहीं लगे? आपको नहीं लगता है कि अच्छा आप ही बता दीजिए कि कैसे ये साबित होता है कि पत्नी ने सच बोला है? एक बार वो कह रही है जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी मम्मी मेरे घर पे थी, दूसरी जगह कह रही है कि जब उसको घर से निकाला गया उसको गुरुद्वारे में थी, तीसरी जगह कह रही उसी लखनऊ में ही नहीं थी, निकाले जाने के बाद उसने फ़ोन किया और तब उसकी माँ यहाँ पे आई। ये तीनों चीज़ आप प्रूफ कर दीजिए, बताइए, हम मान लेंगे कि हम झूठे हैं और पत्नी मेरी सही है। क्या सेशन हाई कोर्ट के जज साहब को इतनी भी जानकारी नहीं है? अब आप बताइए, मैं निर्दोष हूं और मुझको सारी जिंदगी, अब कोर्ट ने तो ऑर्डर सुना दिया और उन्होंने सिर्फ इस एक लाइन कही कि आपकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, इसलिए हम उनके खिलाफ ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ठीक है, आप मत करिए, इतना तो ऑर्डर पास मत कीजिए, इतना तो कह सकते कि पत्नी ने झूठी कंप्लेंट की थी और मैं निर्दोष हूं। लेकिन मुझको निर्दोष आप नहीं कह रहे हो। आपको मुझको एक निर्दोष आदमी को निर्दोष कहने में आपकी जान निकल रही है और मैं सारी जिंदगी निर्दोष होते हुए भी दोषी का टैग लेके घूमूं। मोहल्ले वाले क्या बोल रहे हैं, ये समाज क्या बोल रहा है कि आपके खिलाफ तो ऑर्डर पास किया गया है। तो जब मेरे खिलाफ ऑर्डर पास किया गया तो क्या मेरे तकलीफ नहीं होगी मुझको? आपके सामने अभी जो थोड़े दिन पहले 15 तारीख को मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने साबित किया कि उनके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो कोर्ट में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं। पत्नी के खिलाफ ऑर्डर पास करना था लेकिन उसको काट के उन्होंने फिर आर्गुमेंट कर दिया जो कि इनलीगल था। पहले तो मुझको समय ही नहीं दे रहे थे। यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट की जो मेरी प्रोसीडिंग हुई वो पूरी प्री प्लानिंग करके उन्होंने मेरी पिटीशन को खारिज करने के लिए शुरू से बैठे थे। कैसे, हम ये बता, मेरी पिटीशन के एक भी पन्ने के बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं। जो पिटीशन मैं कोर्ट में लेके आया हूं, आप उस पर बात करेंगे कि मेरी पर्सनल लाइन पे आ जाए, लाइफ पे आ जाएंगे। मेरा वीडियो मेरे पास है, शुरू से लेकर 9 मिनट तक सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ पर वो अटैक करते रहे। और जब मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे 2 मिनट दिया जाए, जब मैंने 2 मिनट मांगा तो मैंने 3 पन्ने दिखाए तो उनकी हालत खराब हो गई। वो 2 मिनट उनको इतने भारी पड़ गया कि उनको ढूंढे नहीं समझ में आ रहा था। और अगर आप सोचिए वो 300 पेज की पिटीशन है, वो 300 पेज अगर मैंने कोर्ट के सामने रख देते तो इस देश की न्यायपालिका का वो काला दिन होता जिसको कि उन लोगों ने छुपा लिया। और एक चीफ जस्टिस की कोर्ट में खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि आपके लोअर कोर्ट के जज साहब मेरा एविडेंस ने गलत तरीके से खत्म करवा दिया, ऑर्डर में झूठ लिखकर आदेश पारित कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश की कोर्ट में खड़े होकर कह रहा हूं डबल बेंच के सामने, अगर मैं गलत होता, मैं झूठा होता तो मेरे ऊपर उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी कि आप इसको साबित कीजिए, नहीं तो अभी आपको जेल भेजते हैं, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करते हैं। आप हमारे कोर्ट के बारे में इतना झूठ कैसे बोल रहे हैं? लेकिन उनको पता था कि ये बंदा जो कह रहा है उसमें इसने पिटीशन में लगे होंगे और इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस देश की जो आम जनता है, क्या उसको न्याय पाने का अधिकार नहीं है? अब हमसे कह रहे हैं कि आप प्रोसेस में जाइए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाइए। फिर आप यहाँ बैठे किस लिए हैं? सिर्फ इसलिए कि आपके नीचे की कोर्ट के लोग जो है, जो मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के जज साहब हैं, वो झूठ लिखकर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करते रहें, उनकी जिंदगी बर्बाद करते रहें। एक आदमी से उसके जिंदा रहने का हक छीना जा रहा है न्यायालय के द्वारा। हमने अतुल सुभाष केस में भी यही देखा था कि अतुल सुभाष ने अपना जो सुसाइड से पहले वीडियो जारी किया था, अदालत पे बहुत तल्ख टिप्पणियां की थी, तमाम आरोप लगाए थे। और ये मामला जो अदालत के आ रहे हैं या कोर्ट प्रोसीडिंग के आ रहे हैं, चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह से महिला अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं उसी तरीके से ये मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर इन सब का हल क्या है? अगर हम आपसे बात करें, चूँकि आपने इतना संघर्ष किया, आप इतने वर्षों से अदालत में संघर्ष कर रहे हैं, इस दौरान आपका सबसे बड़ा डर क्या रहा? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि आखिर इन सब चीज़ों का हल क्या है? पहली चीज़ मैं बता दूं, पहले दिन से मैं डरा नहीं हूं। डरूं तो मैं तब जब मैं बेईमान हूं, झूठा हूं। जब मैं ईमानदार हूं, सही हूं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे मेरा? कैसे जेल में भेज दोगे? और भेज दोगे तो देखी जाएगी, तब की तब देखी जाएगी। तो डर तो मुझे पहले दिन से नहीं रहा।
रही बात की न्यायालय में कैसे प्रोसीडिंग्स लोगों को न्याय कैसे मिले, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट सब जगह, जैसे कि कई हाई कोर्टों में भी चल रही लाइव प्रोसीडिंग चल रही है, जो कि मैंने अपनी इस पिटीशन में भी मैंने कोर्ट से मांग की थी कि जो लोअर कोर्ट है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और पक्षकार द्वारा मांगे जाने पर उसको वो रिकॉर्डिंग दी जाए। न्यायालयों में ज़्यादा भ्रष्टाचार इस वजह से भी हो रहा है कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं हो रहा है कि काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ही मैं बताऊं, मेरे ही केस में जहां पर मैं एप्लीकेंट हूं, ऑर्डर शीट में लिखा जा रहा है रिस्पोंडेंट, मैं आवेदक हूं, मुझको अनावेदक लिखा जा रहा है, विपक्षी लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सबूत है मेरे पास। अब जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मान लेते हैं आप जज साहब है, मैं एप्लीकेंट हूं, अगर आप इस वक्त कुछ भी कहेंगे तो आप यही लिखेंगे ना, एप्लीकेंट। अगर मैं एप्लीकेंट हूं तो एप्लीकेंट लिखेंगे, अगर मैं रिस्पोंडेंट हूं तो रिस्पोंडेंट लिखेंगे। लेकिन अगर आप हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने और आपके सामने कार्रवाई हुई ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तब आप उसमें मुझको रिस्पोंडेंट भी लिख देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं सीधे सीधे कहना चाह रहा हूं, कोर्ट की जो कार्रवाइयां हो रही गलत तरीके से हो रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोर्ट में जो कार्रवाइयां चल रही हैं वो गलत तरीके से चल रही हैं, क्योंकि उन पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वो क्या पता वो कोर्ट में हो भी रही है कि नहीं हो रही है। मान लीजिए रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक की आपके पास, उसका रिजल्ट क्या निकला? जब रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग पब्लिक के सामने आएगी, जब सामने आएगी तो आदमी डरेगा। जैसे एक कहावत है, हमाम में सब नंगे होते हैं। आप पब्लिक में नंगे होकर जाएंगे? नहीं जाएंगे। उसी तरह जब तक कि उनके ऊपर कोई चीज नहीं हो बैठी होगी, एक कैमरा लगा है जो रिकॉर्ड कर रहा है, उनको भी डर है कि कोई देख रहा होगा, और जब वो पब्लिकली आएगा तब वो पब्लिक के सामने क्या कहेंगे। तो इसलिए हमारी मांग है कि कोर्ट में लाइव जो लोक कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब जब ये होएगी और कुछ लोग तो सुधरेंगे, जब कुछ लोग सुधरेंगे तो कुछ सही ऑर्डर पास करेंगे, जब सही ऑर्डर पास होंगे तो लोगों की जिंदगियां बचेंगी, लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा आएगा। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही, कौन देख रहा है? मेरी वाइफ मर के चली गई, आज वो बच्चा कोई अपराध करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या न्यायपालिका लेगा उसकी जिम्मेदारी? एक 19 साल का बच्चा, मेरे बारे में अगर उसके दिल में बहुत सारा जहर भरा गया है और वो कोई अपराध कर दे, मेरे साथ कर दे या किसी आदमी के साथ कर दे, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ कर दे, रास्ते में चलते हुए कोई अपराध कर दे, कौन जिम्मेदार होगा उस बच्चे का? सीधे सीधे एक ही चीज आएगा, फलाने बाप का बेटे ने अपराध कर दिया। कोई इस बात को नहीं देखेगा कि आखिर उस बच्चे को जिंदगी कैसे बर्बाद हुई। जो महिला न्याय के लिए गई थी उसको न्याय क्यों नहीं जल्दी दे दिया गया? कोर्ट पे डेट दी जा रही है। हम सेशन कोर्ट जा रहे हैं, सेशन कोर्ट कहता है जाओ हाई कोर्ट से न्याय लो, हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट से लो। तो लोअर कोर्ट में डेट चल रहा है और अपर कोर्ट कहती है कोर्ट जाएंगे। तो इस तरह से जब वो कोर्ट ही जाना है तो ये लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट की जरूरत क्या है? क्यों पब्लिक का पैसा जा रहा है? आपको कब लगा कि अब हार मार लेनी चाहिए? हार नहीं मानेंगे हम, हार मारने वाली नहीं हम। अगर हार मान ली होती तो मैं आज आपके सामने ना बैठा होता। हार मारने वालों में से हम है ही नहीं, हम लड़ने वालों में से। मैंने कहा ना कि मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं अब आत्महत्या नहीं करूंगा, जिस दिन मैंने 3 बार कोशिश की थी। आपने कहा पत्नी की डेथ हो गई। हाँ। कैसे हुई? हाँ, अब ये भी एक बड़ा अजीब सी है। जब मेरी पत्नी की जब डेथ हुई है तब मुझे वहाँ के एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझको फ़ोन करके कहा कि आपकी पत्नी की डेथ हो गई है। ससुराल में ही? हाँ, ससुराल में ही डेथ हो गई। मैंने ससुर जी को फ़ोन लगाया कि भाई मुझको पता लगा उसकी डेथ हो गई, मैं आना चाहता हूँ और संस्कार मैं खुद करना चाहता हूँ। क्योंकि वो आज तब तक मेरी वाइफ थी, क्योंकि मैंने तलाक का कोई मुकदमा अभी तक नहीं किया है।
मैं मानता हूं कि वो मेरी पत्नी है, भले गंदी थी, अच्छी थी, बुरी थी, लेकिन है मेरी वाइफ। मेरे अपने कुछ कर्तव्य हैं, उनको मुझको निभाना है, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं अब उसका संस्कार करूं, जो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने मुझको फ़ोन पे गाली देनी शुरू कर दी, और फिर मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाएंगे 2-4 केस और फर्जी आ जाएंगे या मारपीट हो जाएगी आपके साथ, तो क्या फ़ायदा वहाँ जाने का, आप छोड़ दीजिए। तो फिर मैं नहीं गया। उसके 4 दिन बाद कोर्ट में डेट थी, और मुझको, हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, मेरे 3 केस थे, एक डोमेस्टिक वायलेंस और 340 के 2 केस जो मैंने बताया आपको। उन तीनों का ऑर्डर 4 दिन बाद आना था, और ऑर्डर आने के 4 दिन पहले वो डेथ हो गई उसकी। तो जब 4 दिन बाद मैं कोर्ट में पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर पत्नी का जो एक, जैसे आप में तेरही वगैरह होती हैं हिंदुओं में, और उसी तरह हमारे में भी होता है, वो 9वें 11वें दिन में होता है, तो उन्होंने वो 5वें दिन ही खत्म कर दी। जबकि मैं उस दिन वहाँ कोर्ट में भी था, तब भी मुझे नहीं बताया गया कुछ। मुझे कोर्ट की डेट के बाद मुझे पता लगा। और यही चीज़ अगर वो मेरी पत्नी मेरे घर पे रहती हुई उसकी डेथ हो जाती, और मैं अगर उसका अंतिम संस्कार बगैर उसके मायके वालों को बताए कर देता, तो मेरे पूरे खानदान को 304 भी में अंदर कर दिया जाता। आज मेरी पत्नी की डेथ हो गई और मेरे ससुराल वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए? वो तो उनकी बेटी है, वो क्यों मार सकते हैं? उनकी बेटी मेरी पत्नी थी और उसकी डेथ हो गई, तो क्या मैं मार दूंगा उसका? मैं दुश्मन हो गया उसका? तो आपकी मांग क्या है? क्या देश में जेंडर न्यूट्रल कानून होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल कानून होने, आज की डेट में तो सिर्फ कोर्ट ने मान लिया है कि अगर कोई भी महिला कुछ भी कह रही है तो उसके खिलाफ ऑर्डर नहीं पास करेंगे। 2020 में रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसमें एक फॉर्मेट दिया है कि पति पत्नी दोनों को अपनी इनकम और लायबिलिटी की जानकारी देनी होगी कोर्ट में, किसकी कितनी इनकम है, कितने एसेट्स हैं, सारी जानकारी देनी होगी। 2020 और ये 2025 आ गया, 4 साल से ज़्यादा हो गया। एक भी केस में, और उसमें आखिरी में पत्नी और हस्बैंड दोनों ये डिक्लेयर करते हैं कि अगर इस एफिडेविट में कुछ भी झूठ दिया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उसको सजा का प्रावधान है। उसमें डिक्लेरेशन करते हैं, शपथ पत्र होता है पूरा। आज 4 साल लोग, एक भी पत्नी झूठी नहीं थी। पति कितने झूठे निकले? पति को तो 100% उन्होंने झूठा मान के मेंटेनेंस बांध देते हैं। वो पति को तो अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब कह रहे हैं कि पति ने क्रूरल्टी की है। फिर केस का क्या हुआ पत्नी के डेथ के बाद? पत्नी की डेथ के बाद जब मैं गया तो अगली डेट पे, तो मैंने बताया कि भाई डेथ हो चुकी है। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कोर्ट को, अपोजिट पार्टी के वकील ने भी नहीं बताया। फिर जब मैंने इन्फॉर्म किया, मैंने खुद एप्लीकेशन जब की, ये जिम्मेदारी उनकी थी, तो उन्होंने जज साहब ने कहा ठीक है भाई, हम एक नेक्स्ट डेट देते हैं, और उनको कहा कि भाई आप अगली डेट पे जो है ना उसका डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में साबित हुई है, तो वो जो भी प्रोसीडिंग थी वो रोक दी गई, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ तो ऑर्डर पास नहीं हो सकता ना। तो इतनी तो मुझको भी जानकारी थी, तो मैंने भी कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उसके बाद वो तीनों केस उसी दिन खत्म, मतलब थोड़े दिन बाद खत्म हो गए थे। पत्नी के खिलाफ जो केस चल रहे थे वो खत्म हो गए थे, लेकिन जो आप अदालत के खिलाफ गए, अदालत के खिलाफ अदालत में गए, उन केसेस का क्या हो रहा है? हाई कोर्ट से भी आप निराशा आपके हाथ लगी, अब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी मैं गया था, अभी लौट के आया हूँ वहाँ पे। भाई सेक्शन 1 है 233 से 237 तक, जो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर निचली अदालतें कामकाज की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करती है अगर उनके कामकाज में कुछ गड़बड़ है, तो उस सेक्शन के तहत आप सुप्रीम कोर्ट गए? नहीं, मैंने कहा ना, मैं अभी गया था दिल्ली, तो वहाँ एक मशहूर वकील साहब हैं, उनसे मिलने के लिए, तो उनके जूनियर से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मेरी बात को सुना, देखा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हम आपकी पिटीशन डाल भी देंगे। एक तो कई सालों तक आपका नंबर नहीं आएगा, और दूसरी चीज़ अगर नंबर आ भी जाता है तो वो यही कहेंगे कि आपको पहले सबसे नीचे जाना चाहिए, और वहाँ पे जाके वो सारी
स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर आना है, डायरेक्ट आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो आपका पैसा भी जाएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब ये जो है, अब मैं लखनऊ आया हूँ और भी मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, मैं इस वक्त LLB भी कर रहा हूँ, अभी थोड़े दिनों में मेरे पेपर भी होने हैं। LLB की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको? ये सब हालात देख के? हालात देख के नहीं, 2018 में मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मशीन बिक गई और मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं। कोर्ट डेट पे डेट दे रही है, कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते, तो क्या करें। फिर मैंने ऑनलाइन काम शुरू किए, जितना समय मिलता था उसका करता था। फिर मेरे क्लाइंट हुए और मैं लॉ से, मुकदमेबाजी से संबंधित काम करता था। तो मेरे क्लाइंटों ने ही मुझे कहा कि आपको इतनी नॉलेज हो गई, आप लॉ कर लीजिए, तो भविष्य में बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। तो मेरी फीस मेरे 2 क्लाइंटों ने दी, उधार दी मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, जो सच बात है सच कहने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 2 क्लाइंटों ने मेरी फीस दी, मैंने फीस जमा की और आज मैं इंटर पास था, तो मुझको 5 साल का कोर्स है, मैं 5 साल का कोर्स कर रहा हूँ। अगले साल मेरा LLB मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जो मैंने कहा कि अभी मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम होने के बाद फिर मैं कंप्लेन करूँगा। हाई कोर्ट में जो मैंने पिटीशन डाली थी आर्टिकल 227 के अंतर्गत, उसमें 3 मजिस्ट्रेट साहब और 1 सेशन कोर्ट के जज साहब को बर्खास्त करने की मैंने मांग की थी, जो कि शायद आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की होगी, और पूरे डॉक्यूमेंट्स के सहित मैंने की है। तो अब मुझको उन चारों के खिलाफ एक अलग अलग पिटीशन, एक अलग अलग कंप्लेन करनी है। कंप्लेन भी अब हमको कहाँ करनी है? उन्हीं चीफ जस्टिस साहब के पास जिन्होंने मेरी पिटीशन खारिज की है। अब सोचिए, अगर अब मैं डालूंगा, उनको आवेदन दूंगा, अब उस आवेदन पे वो जांच करेंगे और उसमें अगर साल, 6 महीने, 2 साल, 4 साल लगते हैं, और इतने दिनों में क्या ये 3 मजिस्ट्रेट साहब और 1 सेशन कोर्ट के जज साहब क्या गलत ऑर्डर नहीं पास कर रहे होंगे? कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे? कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या इसकी जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस साहब लेंगे? अगर मेरी पिटीशन का संज्ञान उन्होंने उसी दिन ले लिया होता, तो ये जो आगे के 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो जांच होगी, और बाद में अगर जांच में उन्होंने खारिज कर दी, तो हमें फिर इनके पास 200 आर्टिकल 227 में आना पड़ेगा। तो ये आप पीछा नहीं छोड़ेंगे? जब तक जिंदा हूं तब तक नहीं छोड़ूंगा। काफ़ी मजबूत इरादों के साथ आप मैदान में हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जैसे और भी इस देश के लोगों की जिंदगियां बर्बाद हों। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कम से कम अगर मैं पढ़ा लिखा समझदार इस देश का नागरिक हूँ, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि औरों की ज़िंदगी बर्बाद होने से रोक सकूँ। आपको लगता है कि पुरुषों के लिए भी जो है घरेलू हिंसा का मजबूत कानून होना चाहिए? क्योंकि अब तो पुरुष ही घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये जेंडर वाइज जो लॉ बन रहे हैं यही गलत है। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि एक तरफ का कानून बनाया जाए। तो जो कानून बना है घरेलू हिंसा का, यही गलत बना है। जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होना चाहिए कि भाई हिंसा हस्बैंड से भी होती है, वाइफ से भी हो सकती है। आप पहली दिन पे हमने कहा ना, न्यायालय यही मान के चल रहा है कि आदमी हमेशा दोषी होता है। जब आपकी सोच में ही है, संसद की सोच में ही यही जा रही है, तो क्या होगा? संसद क्यों नहीं इस तरह के जेंडर न्यूट्रल लॉ बना रही है? तमाम बार मांग उठी, तमाम मांग हो रही है। आप देख रहे हैं अभी कोई ड्रम में पैक हो जा रहा है, किसी को सूटकेस में पैक कर दिया जा रहा है। अगर यही चीज एक महिला के साथ कर दी जाए, तो तुरंत उस पूरे देश में उसके खिलाफ बातचीत चलने लगती है, कैंडल मार्च चलने लगता है, और उसके बाद एक नया कानून बना दिया जाता है। उसके कानून इस देश में सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसका पालन कब होगा, कैसे होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। आज आप इस मुकाम पे खड़े हैं, आपने इतना लंबा संघर्ष किया, अदालतों के चक्कर काटे, घरेलू टेंशन देखी, आपको लगा कि आपकी इस एक्टिविटी से किसी को आप जागरूक कर पाए? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि 2018 में मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, और 2018 में मैंने हाई कोर्ट में बहस करके
डोमेस्टिक वायलेंस में वाइफ के मेंटेनेंस को मैंने इंट्री मेंटेनेंस को जीरो करवाया था, खारिज करवाया था खुद बहस करके। और उस वक्त मुझको कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था, अगर आप ईमानदार हैं और सही से बोलते हैं। उस वक्त जस्टिस श्रीवास्तव जी थे, याद नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सुना और मेरे फेवर में ऑर्डर पास किया। उसके बाद मुझे भरोसा हुआ कि अगर मैं एक इंटर पास आदमी हाई कोर्ट में जाके बहस कर सकता हूँ, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो BA, MSc, LLB पता नहीं क्या क्या किया हुआ है और वो कोर्ट से न्याय नहीं पा रहे हैं। तो मैंने एक कोशिश की और मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे लगा कि मैं 2-3 महीने के अंदर मर जाऊँगा। तो मैं 2 मिनट और लूँगा आपका। मैंने फिर अपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, एक नई सोच के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें जितने भी तरीके थे मेरे पास, मैंने अपना लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में जो अपना लड़ा तरीके थे, जितने भी मेरे तरीके थे, मैंने उसके वीडियो बना के अपलोड कर दिए कि मैं मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, लेकिन मेरी जो चीज, मेरी जो मेरे अंदर की एक लड़ने की क्षमता थी और मेरी जो जानकारी थी वो आम लोगों तक जाए और आम लोग उसका फ़ायदा उठा सके। मेरे मरने के बाद मेरे वीडियो के द्वारा मेरी जो मुकदमे लड़ने की जो तरीके हैं उसको आम लोग जान सके और मैंने डाले। उन्हीं के थ्रू फिर मेरी रोजी रोटी भी चल रही है आज के टाइम पर, और बहुत सारे लोग मेरे उन वीडियो को देखकर अपने मुकदमे लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके इस सफ़र में सबसे ज़्यादा दर्द आपको किसने दिया? सबसे ज़्यादा दर्द तो मुझे सिस्टम से मिला, न्यायपालिका से मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं एक सीधा साधा मैं ऐसा इंसान था कि मैं सड़क से जब गुजरता था तो थाने की तरफ भी मुंह नहीं करता था कि ऐसा ना को पुलिस वाला बुला ले तो मैं उसको क्या बोलूँगा। मैं इतना डरता था कोर्ट कचहरी थाने से, इतना डरता था। सोचिए कि मतलब थाने की तरफ मुंह करके भी नहीं जाता था कि पुलिस वाला बुला लेगा तो मैं क्या कहूँगा। मैं सीधे चुपचाप निकल जाता था। अब बिल्कुल इसका उल्टा हो चुका है। चाहे थाने में बुला ले, चाहे कोर्ट में बुला ले, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आपकी कहानी देश के सामने है। आप सिस्टम, समाज और न्यायपालिका से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में न्याय देना है तो न्याय दीजिए, वरना न्याय के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। क्योंकि न्याय देने के नाम पर खाली लोअर कोर्ट में डेट चलता है और अपर कोर्ट कहती है, नीचे वाली कोर्ट कहती है कि ऊपर जाओ, ऊपर वाली कहती है और ऊपर जाओ। और इन पर लगाम तभी हो सकती है जब कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। यह बहुत ज़रूरी है। यह मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि अगर कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी, इसी से बहुत सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि कोर्ट में पता लग जाएगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है। बहुत बार जो कोर्ट में कहा ही नहीं जाता है वो लिख दिया जाता है, वो रिकॉर्ड पे आ जाता है, और जो कहा जाता है वो लिखा ही नहीं जाता है। अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो फिर उसको कोई छुपा नहीं सकता। अमरजीत सिंह के पास आज सबूत भी हैं, लेकिन इंसाफ की वो दस्तक कभी उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची। सवाल सिर्फ अमरजीत सिंह का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो कभी कभी सुनने से पहले ही फैसला कर लेता है। क्या वाकई हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सच की कीमत पहचान से ज़्यादा हो? डार्क रूम में आज हमने उस सच की एक परत उठाई, मगर कई परतें अब भी इंतज़ार कर रही हैं। मैं था आपके साथ सैयद आकिल। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सवाल पूछिए और जवाब तलाशिए। यही है डार्क रूम का मकसद। नमस्कार।